अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 2 MGT 401 का। ये है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। इसके अंदर जो चीज़ पहले टॉपिक के अंदर जो डिस्कस हुई है वो है IAS 1। अकाउंटिंग के अंदर हमें एक गाइडलाइन दी जाती हैं जो IAS और IFRS की सूरत के अंदर होती हैं, जो हमें कदम कदम पे हमारी रहनुमाई करती हैं कि हमने कोई भी काम किस तरह से अंजाम देना है। तो IAS 1 क्या कहता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज़ द स्टैंडर्ड दैट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ये कहता है कि जी जो भी हम जितनी भी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना और प्रेजेंट करते हैं, ये सारी की सारी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। IAS का फोकस किन चीज़ों पे है? इसका पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं और जनरल फीचर्स क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। फिर आगे इसका स्ट्रक्चर और कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसमें क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? कहता है कि जी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लोज ऑफ एन एंटिटी दैट इज़ यूजफुल टू अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। कि हम इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं अपने बिज़नेस की, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देते हैं किनको? प्राइमरी यूज़र को। बार बार ये बात रिपीट हो रही है कि जो भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं ये हमारी प्राइमरी यूज़र्स के लिए होती हैं। प्राइमरी यूज़र्स हमारे कौन से हैं? लेंडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, ठीक है, और अदर क्रेडिटर्स हैं जो हमें अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं हमारे बिज़नेस के अंदर। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं? फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स। जनरल फीचर्स इसके क्या क्या हैं? फिर प्रेजेंटेशन है, कंप्लायंस एंड डिपार्चर है, ये आप रीड आउट कर लें जस्ट। आगे कहते हैं कि IAS इज़ डिवेलप्ड फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज़। पहली बात यह है कि IAS 1 जो है ये बनाया गया है प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज़, ऐसे बिजनेसेस या ऐसी एंटिटीज़ जिनसे प्रॉफिट अर्न होता है। जो NGOs वगैरह हैं या नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती हैं, ये उन पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। टॉपिक 19 है फेयर प्रेजेंटेशन एंड कंप्लायंस विद IFRS। The applicable IFRS with the additional disclosure when necessary is presumed to result in financial statement that achieve a fair presentation। कि इसके अंदर क्या होता है कि ये कहता है कि हम एक एडिशनल डिस्क्लोजर देते हैं लास्ट पे कि ये हमने इस पीरियड से इस पीरियड तक का हमने इसका ये स्टेटमेंट हमने बनाई है, ताकि ये एक तरह के किस्म का आप कह लें कि एक सर्टिफिकेट होता है जो चेक करती है, जो चेकिंग अथॉरिटी होती है वो देती है, और जो प्रिपेयर करता है वो इसको डिस्क्लोजर को बनाता है या लिखता है। फिर प्रेजेंटेशन किस सूरत में होती है कि जब उसके अंदर तमाम ट्रांजैक्शंस हों, अदर इवेंट्स और कंडीशन सारी की सारी एक अप्रोप्रिएट तरीके से उसके अंदर पुट हुई हुई इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एंड रिकग्निशन क्राइटेरिया। हमने अपनी सारी स्टेटमेंट्स के अंदर ये सारा क्राइटेरिया हमने देना है कि एसेट्स को अलग, लायबिलिटी अलग, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी वगैरह। एप्लीकेशन ऑफ IFRS इसकी क्या है कि एडिशनल डिस्क्लोजर व्हेन नेसेसरी, जब हमें ज़रूरत होगी तब हमने डिस्क्लोजर देना है, अदरवाइज़ हमने नहीं देना। कंप्लायंस विद द IFRS, कंप्लायंस क्या है कि जो हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी लिखना है कि वाज़ेह तौर पर समझ आए, ठीक है, और एक उसकी ट्रू पिक्चर हमने सामने लेकर आनी होती है। टॉपिक 20 गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न सबसे पहली बात, जितनी भी प्रेजेंटेशन होती हैं वो सारी की सारी एक गोइंग कंसर्न एंटिटी के लिए ही होती हैं। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है कि हमारा बिज़नेस तादेर चलता रहे, इसमें ये बंद नहीं होना चाहिए। इसका जो बेसिक पर्पज़ क्या होता है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमारा नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए जो भी हम स्टेटमेंट बनाएंगे वो गोइंग कंसर्न होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। कहता है कि अनलेस मैनेजमेंट इंटेंड्स टू लिक्विडेट द एंटिटी, अगर इन केस अगर कोई बिज़नेस ऐसा है जिसके अंदर जब अब हम देखते हैं कि बिज़नेस अब नहीं चल रहा जी, अब हम इसको बंद कर देते हैं, तो फिर उस सूरत के अंदर क्या करना है, तो फिर हम डिस्क्लोजर देते हैं
कि वो कहता है कि किस सूरत में बंद हो सकता है, जब मैनेजमेंट अगर चाहे कि हम अपने बस बिज़नेस को लिक्विडेट कर रहे हैं, यानी चीज़ें बेचने ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, या इंटेंट टू सीज़ ट्रेडिंग, हम अपनी ट्रेडिंग सीज़ कर रहे हैं, या इसका ये है कि कोई और अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है कि इसको बंद ही करना पड़ेगा। और डिस्क्लोजर हम क्या देंगे कि किस फैक्ट जिसकी वजह से हम बंद कर रहे हैं, बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी बेसिस देंगे, रीज़न वाई एंटिटी इज़ नॉट रिगार्डेड एज गोइंग कंसर्न, वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से एंटिटी अब गोइंग कंसर्न नहीं रही। व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिस्क्लोज दिस बेसिस। तो अगर तो गोइंग कंसर्न है तो फिर हमें ये बेसिस जो हैं, ये जो लिखे हुए फैक्ट हो गया, बेसिस हो गई, और रीज़न, ये हमें देने की फिर ज़रूरत नहीं है। टॉपिक 21, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूअल हम ने जैसे पहले सेमेस्टर में पढ़ा है कि एक कैश अकाउंटिंग है, एक अक्रूअल अकाउंटिंग है। अक्रूअल अकाउंटिंग से पहले मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। इसके अंदर हम कैश फ्लो को नहीं देख रहे होते कि कब हमारे पास आ रहा है कब नहीं आ रहा है, हम देखते हैं कि हमारा इवेंट कब अकर हो रहा है, कब ट्रांजैक्शन हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक सेल कर दी, हमारे पास अभी उसके पैसे नहीं आए, तो हम अपने उस सेल को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंटर कर देते हैं। पेमेंट बेशक हमें अगले महीने है, अगले साल है, वो जब भी है वो तब हम कैश एंटर कर लेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन हम उसी वक्त एंटर करेंगे। ये होती है अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे समझ रहे हैं कि उधार खाता पेमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट फॉर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आर टू बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है ना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये सिर्फ कैश अकाउंट पे बनती है, बाकी सारी की सारी हमारी जितनी भी स्टेटमेंट हैं ये सारी की सारी अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से ही बनती हैं। अब अंडर द अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एन एंटिटी रिकग्नाइज, वही बात कि हम जब अक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम उसके सारे के सारे एलिमेंट देखेंगे, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर, ये मैंने पहले बता दिया, आर रिकग्नाइज्ड व्हेन they occur and they are recorded in the accounting records and presented in the financial statements in the period when they occur। कि जब वो हो रही है ट्रांजैक्शन, बस हम उसी डेट में, लेट्स सपोज अगर आज की डेट में हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, उसकी पेमेंट हमें ड्यू है, तो हम आज की डेट में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको एंटर कर देंगे। आगे है टॉपिक 22, मटेरियलिटी एंड एग्रीगेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारी स्टेटमेंट को, अगर तो उसकी वजह से अगर हम वो नहीं देते, ठीक है, और हमारी स्टेटमेंट ख़राब हो सकती है, वो एक उसकी ट्रू पिक्चर नहीं जाएगी, ठीक है, तो वो मटेरियल है, अदरवाइज़ वो इमटेरियल होगी। इसके अंदर एक ही सिर्फ एमसीक्यूज़ है कि सम ऑडिटर्स जो होते हैं वो देखते हैं कि हमारे टोटल एसेट का अगर 5% है तो 5% जो जितनी भी अमाउंट बनती है तो वो हमारी इमटेरियल होगी। हम सब चीज़ों को देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमें मटेरियल है, कौन सी इमटेरियल है। जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी हम वही सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे। आगे है ऑफसेटिंग। अब ऑफसेट का क्या मतलब होता है, जैसे हम करते हैं कि अच्छा तूने मेरे 1000 रुपये देने हैं, और ऐसे करते हैं कि मैं आपकी ये चीज़ रख लेता हूँ तो हमारे हिसाब बराबर, ये नहीं करना। ऑफसेटिंग का यही मतलब कि किसी एसेट को हम किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट ऑफसेट नहीं कर सकते, और किसी लाइबिलिटी को किसी एसेट के अगेंस्ट ऑफसेट नहीं कर सकते, अदरवाइज़ जब तक हमें IFRS अलाउ ना करे, ठीक है। ये बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये आगे चल के इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है कि उसकी नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस। अभी ये क्या है, ये है कि हमने एक सिस्टमेटिक वे से चलना है कि अगर हम एनुअली बना रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, बैलेंस शीट हम एनुअली बना रहे हैं तो एनुअली ही बने, और ऐसा ना हो कि कभी 11 महीने बाद बन रही है, कभी 6 मंथली बन रही है। जो हमारा प्रोसीजर हमने उसको अडॉप्ट करना है। अदरवाइज़ अगर ऐसा होता है कि जिसके अंदर हम लेट्स सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है नवंबर से, ठीक है, तो अब उस साल हमारी 13 महीने की बनेगी, तो उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे कि द एंटिटी शुड डिस्क्लोज द रीज़न फॉर द लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड एंड द फैक्ट दैट द अमाउंट प्रेजेंटेड आर नॉट इंटायरली कंपेरेबल। उसकी वजह से फिर ये होगा कि हम वो रीज़न पेश करेंगे कि इस वजह से ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये हम इस पीरियड की बना रहे हैं, और इस वजह से हमारी जो कंपेरेबल इंफॉर्मेशन है वो ये वाली है।
आगे है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। अब कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में यही है, इसकी एक बैलेंस शीट की छोटी सी पिक्चर दी हुई है यहाँ पे कि अभी ईयर 2020 की अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम ईयर 29 की को एज अ कंपेयर के लिए शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस period should be disclosed for all amounts presented in the current period's financial statements. Comparability is the quality of information which enable user to compare the financial statements of an entity through time among period to identify trends in its financial position and performance as well as across entities. इसके अंदर होता क्या है कि जो भी प्राइमरी यूज़र होता है या जो भी बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है उसको पता चल जाएगा कि हमारा बिजनेस ने किस तरफ मूव किया है। अब लेट्स सपोज 2020 के अंदर हमारे नॉन करंट एसेट्स 2000 हैं, ठीक है, और ईयर 29 में 1800 है। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि हमारे नॉन करंट एसेट इंक्रीज़ हुए हैं, इसी तरह करंट एसेट हमारे डिक्रीज़ हुए हैं। तो इस तरह ये अंडरस्टैंड करने में मदद देती है हमारी। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन। The presentation and classification of items in the financial statement should be consistent from one period to the next period. ये वही बात है फ्रीक्वेंसी वाली कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक हमारी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि दरमियान में गैप आ जाए। Consistency refer to the use of the same accounting policies and procedures either from the period to period within an entity or in a single period across entities. Comparability is the goal and consistency is a mean of achieving that goal. Comparability क्या है कि गोल है कि हमने क्या हासिल किया, और कंसिस्टेंसी उसका वो ज़रिया है जिससे हम गोल अचीव कर सकते हैं। आगे इसके रीज़न्स हैं, ये आप जस्ट रीड आउट कर लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड कंपनीज़ के लिए हम किस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। पहले तो ये समझ लें कि लिमिटेड कंपनीज़ कौन सी होती हैं। लिमिटेड कंपनीज़ ऐसी कंपनीज़ जो हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जो स्टॉक मार्केट के ऊपर अवेलेबल होती हैं, जिनका दारोमदार स्टॉक पे होता है, ठीक है, या स्टॉक मार्केट को जो अफेक्ट कर रही होती हैं। ये जितनी भी बड़ी कंपनीज़ होती हैं ये लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं। The financial statements of a limited liability company are to be identified clearly and distinguished from other information in published annual report. ये जितनी भी बड़ी कंपनीज़ होती हैं इनकी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ठीक है। तो ये वही बात कर रहा है कि इनको वाज़ेह तरीके से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन होती है, प्रॉफिट और लॉस और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज और नोट्स, ये सारी की सारी चीज़ें उस रिपोर्ट के अंदर एक पब्लिश की जाती हैं। जैसे निशात इंडस्ट्रीज़ हैं, आप अगर इसकी कोई एनुअल रिपोर्ट देखेंगे आपको इसकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिस्प्ले प्रोमिनेंटली इन ईच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी हम स्टेटमेंट को बनाने के लिए लिखते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर सिर्फ आप ये पैटर्न लिखते हैं तो आपको इसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप ये ना लिखें तो इसके आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले क्या है जी कि नेम ऑफ़ द रिपोर्टिंग एंटिटीज़ इंडिविजुअल और ग्रुप, के वो कंपनी है या इंडिविजुअल है। रिपोर्टिंग डेट है और रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा है। करेंसी फिर कौन सी है, आया हम डॉलर के अंदर कर रहे हैं या पाक रुपीज़ में है या मिलियंस में है, ठीक है। आगे लेवल ऑफ राउंडिंग, मिलियंस में हम कर रहे हैं या 1000 में कर रहे हैं। टॉपिक 28 रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कंपनी। ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कंपनीज़ इन पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान में कितनी चार तरह की कंपनीज़ हैं। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, लार्ज साइज कंपनी, मीडियम साइज कंपनी एंड स्मॉल साइज कंपनी। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कौन सी हैं? ये लिस्टेड कंपनीज़ हैं, ठीक है। ये इनको कौन सा शेड्यूल लगता है? IFRS 4th शेड्यूल होता है, ठीक है। नॉन लिस्टेड कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक यूटिलिटी प्रिस्क्राइब्ड, IFRS 5th शेड्यूल। इसी तरह लार्ज साइज कंपनी, इनके साथ कौन सा है? IFRS 5th शेड्यूल है। और फॉरेन आगे ये बात करता है कि नॉन लिस्टेड कंपनी कौन सी? जिनका पेड अप कैपिटल 200 मिलियन हो और टर्नओवर साल जो ये एनुअली है ये 1 बिलियन हो से ज़्यादा हो और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 750 से ज़्यादा हो। ऐसी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जिसके 750 से ज़्यादा मुलाजिमीन हैं तो वो नॉन लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। और उसका पेड अप कैपिटल जो है वो 200 मिलियन होना चाहिए, यानी 2 करोड़ रुपया। फॉरेन कंपनी हो, ठीक है, जिसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 1 बिलियन तक होना चाहिए। फिर नॉन लिस्टेड कंपनीज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42 और 45 ऑफ द एक्ट, ये कंपनीज एक्ट की बात कर रहा है। एंड एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू 200 मिलियन, ठीक है। अगर उनका सालाना
रेवेन्यू 200 मिलियन है, तो इनको क्या कौन सा इसके लिए शेड्यूल इस्तेमाल होगा, IFRS एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPOs। मीडियम साइज कंपनी, फिर मीडियम साइज कंपनी कौन सी, जिनका पेड अप कैपिटल लेस देन 200 मिलियन हो, टर्नओवर लेस देन 1 बिलियन हो, और एम्प्लॉयज़ ग्रेटर देन 250 बट लेस देन 750। और इसके साथ इनके क्या लगता है कि IFRS फॉर SME एंड 5th शेड्यूल। ये जस्ट आप इसको देख लें, इसके अंदर से MCQs आता है लाजमी। स्मॉल साइज कंपनी इसी तरह, ये अब अगर आप स्टार्ट से देखेंगे तो लास्ट तक जब आते जाएंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। बस आज के लिए हमारे इतने ही 10 टॉपिक काफ़ी हैं। इंशाल्लाह हम इसको 10-10 करके कवर अप करेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है वो बहुत ही लेंथी है, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश है कि इसको हम कम से कम लेक्चर्स के अंदर वाइंड अप कर सकें। होप सो इंशाल्लाह ये आपको समझ आया होगा। काइंडली कमेंट के अंदर ज़रूर बता दिया करें कि आपको क्या चीज़ समझ आई है, क्या नहीं आई। अगर कोई सवाल हो तो लाजमी पूछा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।